नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में मॉड्यूल 1 के टोटल 6 चैप्टर्स के एमसीक्यूज को देखा था विद एनालिसिस। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्विक रिवीजन फॉर्मेट में इस वीडियो को, जो कि डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 2 के सभी चैप्टर्स को। तो दोस्तों, हमने इसमें कोशिश की है कि हमने सारे चैप्टर्स को, जो टोटल मॉड्यूल 2 में 5 चैप्टर्स हैं, पूरा इसके अंदर जो है एनालिसिस होगा विद लगभग इसमें 50 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि हम डिटेल्ड में एक एक करके समझेंगे चैप्टर वाइज। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट से मिला मॉड्यूल है। इसके अंदर जो कि जुलाई 26 के एग्जाम से रिलेटेड है, 25 जुलाई 2026 को जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड मॉड्यूल है। तो आइए शुरुआत करते हैं, मॉड्यूल को देख लेते हैं। मॉड्यूल 2 में किस कंसेप्ट्स को, चीजों को डिस्कस किया गया है। तो आइए आइए से मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 6 बैकग्राउंड मटेरियल है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट 3.0 कोर्स, जो कि अभी इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट वर्जन है इस कोर्स का। तो इसमें जो मॉड्यूल 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 2 में क्या है? गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड बीसीएम सेक्शन। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस मॉड्यूल को चैप्टर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1, concepts of governance and management of information system. Question number 1, who is responsible for establishing right structured decision making accountability? तो दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर है वो है ए, सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट क्यों है दोस्तों? सीनियर मैनेजमेंट बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है फॉर एंश्योरिंग राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकिंग अकाउंटेबिलिटीज। जो सीनियर मैनेजर होता है वो राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकिंग अकाउंटेबिलिटी अडॉप्ट करता है, स्टैब्लिश करता है। तो इसीलिए जो है इसमें इसका आंसर है हु इज रिस्पॉन्सिबल, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑपरेशनल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस, की जो रन हो रहा है वो एज पर एंटरप्राइजेस पॉलिसी है या नहीं। थर्ड उसमें है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंश्योरिंग आईटी इनेबल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड बिजनेस वैल्यूज। और जो आईटी स्टीयरिंग कमेटी है उसका जो मेन रोल होता है, जो मेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो भी स्टीयरिंग आईटी इनेबल्ड प्रोजेक्ट्स है टुवर्ड्स सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो इसीलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, सीनियर मैनेजमेंट। Question number 2, the most important benefits of implementing governance of enterprise IT. तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, ensure strategic alignment of IT with businesses। क्यों? क्योंकि the most important benefit of implementing governance of enterprise IT is it help in ensuring strategic alignment of IT with the business। तो IT का जो बेसिकली अलाइनमेंट्स है वो किसके साथ करता है? बिजनेस के साथ करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज। तो जो दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो सही आंसर है, मॉड्यूल में जो आंसर है वो तो सही दिया गया है, लेकिन जो आंसर का जो दिया गया है ए बी सी, तो उसमें आंसर गलत दिया है, आंसर सी दिया है। जबकि इसका जो आंसर है वो है डी। डी इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू बाय एनहेंसिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेसिकली इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर वैल्यू बाय एनहेंसिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। इसको ठीक कर लीजिएगा, और जब एग्जाम ओरिएंटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको ध्यान रखें कि इसका जो आंसर है वो डी है। Question number 4, the ultimate objective of governance of enterprise IT is to ensure that the IT activities is in an enterprise are directed and controlled to achieve business objective for meeting needs of। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं स्टेक होल्डर्स। देखिए दोस्तों, स्टेक होल्डर्स के अंदर ही शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, ये सम टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। तो जो भी हम ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे वो बेसिकली स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज गवर्नेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईजीआईटी जो है वो इंश्योर करता है आईटी एक्टिविटीज इन एंटरप्राइजेस आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स।
तो बेसिकली स्टेक होल्डर्स ब्रॉडर डेफिनेशन से स्टेक होल्डर की नीड के बेस पर करते हैं। अब जैसे हम शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, रेगुलेटर की बात करें, दीज आर सम काइंड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो की कंपोनेंट क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है सी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में की कंपोनेंट होता है हमारी ट्रांसपेरेंसी। वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी बिकॉज this promote effective governance through establishing communications and monitoring of performance। तो दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, effective governance of enterprise IT require processes to ensure that। क्या करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी। इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी क्या रिक्वायर करेगा? प्रोसेस टू एंश्योर दैट आईटी स्ट्रेटेजी एक्सटेंड दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आईटी की जो स्ट्रेटेजी है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जो इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस है वो रिक्वायर करता है बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कि वो एक्सटेंड करें गवर्नेंस टू आईटी एंड प्रोवाइड द लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस दैट द एंश्योर की जो है ऑर्गेनाइजेशन जो आईटी है वो सस्टेन्स करे एंड एक्सटेंड्स करे दी अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज एंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। सो ये अलाइन करता है क्या? स्ट्रेटेजी अलाइन विद द बिजनेस स्ट्रेटेजी। इस वर्ड को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, बिजनेस गवर्नेंस हेल्प्स द बोर्ड बाय इनेबलिंग देम टू अंडरस्टैंड। तो बिजनेस गवर्नेंस क्या है? तो बेसिकली दोस्तों इसका जो 7 वाले का आंसर है वो है आंसर सी, की परफॉर्मेंस ड्राइवर्स। क्यों? जो बिजनेस गवर्नेंस होता है दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग है, बिजनेस गवर्नेंस अलग है। तो बिजनेस गवर्नेंस बोर्ड को किस चीज में मदद करता है? वो अंडरस्टैंड की परफॉर्मेंस ड्राइवर्स क्या हैं। तो की परफॉर्मेंस ड्राइवर्स को एनालाइज करता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस गवर्नेंस इज टू एंश्योर परफॉर्मेंस एंड हैंस द फोकस बाय द बोर्ड। क्या होता है फोकस बोर्ड के द्वारा? इज टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट की परफॉर्मेंस ड्राइवर्स। Question number 8. The effectiveness of the IT governance structure and process are directly dependent upon the level of involvement। तो दोस्तों इसमें जो level of involvement होता है उसका सही आंसर है डी। बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। बेसिकली जो बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट होते हैं वो प्ले करते हैं मोस्ट क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। तो इसीलिए दोस्तों इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन देयर लेवल ऑफ involvement who board and senior management। So D is the correct answer। Question number 9, which of the following is one of the key benefit of EGIT? EGIT full form क्या है दोस्तों? Enterprise Governance of IT। तो इसका जो वन की बेनिफिट है वो क्या होता है दोस्तों? इसमें जो इसका आंसर है वो है बी, इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटीज कंट्रीब्यूशन टू दी बिजनेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, क्योंकि इंप्लीमेंटिंग ईजीआईटी रिक्वायर क्या करेगा? एक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन दी बोर्ड सीनियर मैनेजमेंट इन डायरेक्टिंग आईटी टुवर्ड्स एंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स एंड पुटिंग अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज इन प्लेस। Hence, जो key benefit of EGIT है is to improve the transparency and understanding of the IT's contribution to the business, which is reflected in the performance management system। तो this is the correct answer। So B is the correct answer। आज का चैप्टर का जो है नंबर 1 का लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर इंप्लीमेंटिंग ERM? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ERM एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों जो बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर इंप्लीमेंटिंग ERM है वो हेल्प करता है हमारा इन डिसाइडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द राइट लेवल ऑफ कंट्रोल्स। तो ERM का क्या है? इंप्लीमेंट करता है राइट लेवल ऑफ कंट्रोल्स को। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छे से हमने उसको रिवाइज किया और एनालिसिस भी समझा कि कैसे इस आंसर का रीजन और आंसर का जो है पर्टिकुलर पैटर्न क्या है, किस तरह से हमें आंसर को टिक करना है। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं दोस्तों। जीआरसी फ्रेमवर्क एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। चैप्टर नंबर 2 का हमारा नाम है जीआरसी, गवर्नेंस रिस्क एंड क्या है दोस्तों? ये आपको खुद पता करना है जीआरसी की फुल फॉर्म, क्योंकि मैं बता दूंगा तो ठीक है, लेकिन आपको जीआरसी को फुल फॉर्म आगे हम देख भी लेंगे। जीआरसी फ्रेमवर्क एक हमारा बहुत ही जो है बढ़िया फ्रेमवर्क है। गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंसेस। दोस्तों ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी हैं
GRC एक पूरा फ्रेमवर्क है, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंसेस, यानी कि हमारा इस तीनों में ही बहुत सारा फ्रेमवर्क छुपा हुआ है, इन तीनों वर्ड्स में ही। तो आइए दोस्तों धीरे धीरे समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर आईटी गवर्नेंस फंक्शन इज टू इफेक्टिव। तो दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखिए क्या ही चालाकी हमारे साथ की जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। हमसे पूछा है कि आईटी गवर्नेंस फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब हमारी जो, आप जानते भी आईटी गवर्नेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट तो सभी होता है, इवेल्युएट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे। लेकिन क्या इवेल्युएटिंग, मॉनिटरिंग, डायरेक्टिंग, ईडीएम आप सुना होगा, ईडीएम, इवेल्युएट, डायरेक्ट, मॉनिटर, तो क्या इन तीनों टर्म्स में भी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सी, डायरेक्टिंग। तो दोस्तों क्यों है? क्योंकि डायरेक्टिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ गवर्नेंस फंक्शन विच कैन बी परफॉर्म बाय द बोर्ड। ऑल्दो जो गवर्नेंस में तीन क्रिटिकल होते हैं, इवेल्युएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर, लेकिन जो इवेल्युएट और मॉनिटर है दोस्तों, विच कैन ऑल्सो बी परफॉर्म अगेंस्ट द डायरेक्शंस, लेकिन डायरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के बाद ही तो हम इवेल्युएट और मॉनिटर करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा डायरेक्ट है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटिंग आईटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज दैट इट हेल्प्स इन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, ensuring residual risk is at acceptable level। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जब प्राइमरी फंक्शन जो होता है आईटी रिस्क मैनेजमेंट का दोस्तों, ये सपोर्ट करता है वैल्यू क्रिएशन बाय रिड्यूसिंग द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, जितना रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल तक मेरे को मैनेज हो सके। तो बेसिकली दोस्तों इसका बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। तो दोस्तों मेजर रिस्क फैक्टर में इसका जो आंसर आएगा वो है चेंज इन गवर्नमेंट पोस्ट इलेक्शन। पोस्ट इलेक्शन के बाद अगर हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो ये मेरे लिए मेजर रिस्क बन जाएगा। हमसे पूछा क्या, रिस्क फैक्टर नहीं पूछा, उसमें हमसे क्वेश्चन से पूछा है कि मेजर रिस्क फैक्टर। तो मेजर रिस्क फैक्टर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ब्रॉड रिस्क यहां पर है हमारा। तो बेसिकली अगर आप इनको कह भी सकते हैं तो सी, जो क्वेश्चन 3 है उसके अंदर जो आंसर है वो है डी। तो अगर देखें आप तो इसमें चेंज इन गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर एज कंपेयर्ड विद अदर ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 4, द लेवल टू विच एन एंटरप्राइज कैन एक्सेप्ट फाइनेंशियल लॉस फ्रॉम अ न्यू इनिशिएटिव। तो अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो दोस्तों उसको बोलते हैं रिस्क एपिटाइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मैं ये चारों टर्मोलॉजी दोस्तों आपको बता देता हूं, क्योंकि रिस्क टॉलरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एपिटाइट, रिस्क एक्सेप्टेंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टर्मोलॉजी है। आप आज ये वीडियो दोस्तों, माफी चाहूंगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको ये वीडियो बहुत ही चीजों को समझा देगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, रिस्क एपिटाइट क्या होता है? रिस्क एपिटाइट डिनोट करता है द लेवल ऑफ रिस्क, आप लिख भी सकते हैं दोस्तों, द लेवल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेबल बाय द मैनेजमेंट, वो रिस्क जो एक्सेप्टेबल है मैनेजमेंट के द्वारा। रिस्क टॉलरेंस क्या है? रिस्क टॉलरेंस है इज द टाइम अप टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू एक्सेप्ट द रिस्क। तो रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा है अगर मैनेजमेंट, तो कितने समय तक रिस्क को एक्सेप्ट करे रखेगा, risk tolerance। Risk management is the process of risk mitigation and risk acceptance is basically the decision of the management and is considered as a risk response। तो बेसिकली दोस्तों ये चारों की डेफिनेशन मैंने आपको क्विकली रिवाइज करा दी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, रिस्क एप्टाइट। Designing and implementing a control to reduce the likelihood or impact of risk materializing is a। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, द रिस्क ट्रीटमेंट। समझा देता हूं, रिस्क ट्रीटमेंट क्या चीज होती है दोस्तों। रिस्क ट्रीटमेंट मतलब हम कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अपने रिस्क को कोशिश कर रहे हैं कि जो मटेरियल रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर, रिस्क ट्रीटमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रिस्क स्टेटमेंट। तो दोस्तों वैलिड रिस्क स्टेटमेंट अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ऑप्शंस देख रखे हैं, आपको जानना जरूरी है, मैं एक बार के लिए फिर भी आपको रिपीट कर देता हूं। नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर इज अनेबल टू मीट बैंडविड्थ, हैकर अटेम्प्ट टू लॉन्च अटैक ऑन वेबसाइट, एप्लीकेशन सर्वर क्रैश ड्यू टू पावर फेलियर, डिले इन सर्विसिंग कस्टमर ड्यू टू नेटवर्क। तो दोस्तों वैलिड रिस्क कौन सा है? तो आप ध्यान दें, तो जो आंसर डी है, डिले इन सर्विस
सर्विसिंग कस्टमर ड्यू टू नेटवर्क कंजेशन, ये मेरा रिस्क है। और बाकी आप तीन ऑप्शंस देखेंगे दोस्तों, ये रिस्क नहीं है, दीज ऑल थ्री आर थ्रेट्स। ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों जो हैं मेरे एक थ्रेट्स हैं, और थ्रेट्स को मैं जो है ट्रीट कभी भी रिस्क में नहीं करूंगा। समझने वाली बात यह है कि ये तीनों मेरे थ्रेट्स हैं, इसको मैं टी से डिनोट कर देता हूं दोस्तों। और जो नीचे वाला है मेरा, वो है मेरा रिस्क, डी नंबर मेरा रिस्क है। तो इसलिए जो है डिले इन सर्विसिंग कस्टमर ड्यू टू नेटवर्क कंजेशन, ये मेरा सही आंसर है। तो 6 का जो आंसर है वो है ए बी। जो ए बी जो है ऑप्शन ए बी एंड सी, ये बेसिकली थ्रेट्स हैं, और डी मेरा रिस्क है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रीजन फॉर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ रिस्क चेंजेस इन। तो दोस्तों देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रीजन फॉर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ रिस्क। जब हम पीरियोडिक रिव्यू कर रहे हैं, क्यों करते हैं, रीजन क्या है, क्यों करते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है रिस्क फैक्टर्स। क्योंकि दोस्तों changing in the risk factor is the primary reason for reviewing changes in the risk level for an organization. So दोस्तों, अगर रिस्क फैक्टर में चेंज है तो मुझे प्राइमरी रीजन मेरे लिए चेंज का रिव्यू का जो चेंज है रिस्क लेवल पे, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखना है, यही मेरे लिए प्राइमरी रीजन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजिक आईटी रिस्क। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है सी, डेफर रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्सोलीट हार्डवेयर। क्योंकि दोस्तों डेफरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्सोलीट हार्डवेयर इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, हैंस इट इज अ स्ट्रेटेजिक आईटी रिस्क। अदर ऑप्शंस जो हैं मेरे, वो ऑपरेशनल आईटी रिस्क हैं, लेकिन ये मेरा स्ट्रेटेजिक आईटी रिस्क आ जाता है। क्यों, क्योंकि बाकी आप तीन ऑप्शंस पढ़ेंगे, ये मेरे ऑपरेशनल आईटी रिस्क हैं, दे आर स्टिल रिस्क, आईटी रिस्क है। बट आईटी रिस्क भी दो तरह के हो गए, स्ट्रेटेजिक आईटी रिस्क या ऑपरेशनल आईटी रिस्क। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्ट्रेटेजिक आईटी रिस्क, तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो है डी, डेफर रिप्लेसमेंट ऑब्सोलीट हार्डवेयर, ये मेरा स्ट्रेटेजिक आईटी रिस्क है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल एक्शन आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए, इवैल्यूएट इंप्लीमेंटेड कंट्रोल्स। क्यों, क्योंकि दोस्तों वंस रिस्क आर इवेल्युएटेड, एक बार अगर रिस्क आपने निकाल लिया तो इट इज डेफिनेटली नेसेसरी टू फाइंड आउट द करंट स्टेट ऑफ रिस्क मिटिगेशन, यानी गैप्स इन कंट्रोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। बाय इवेल्युएटिंग कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स के माध्यम से करेंगे। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द गैप्स एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल्स सो एज टू रिड्यूस द टोटल एक्सपोजर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अदर एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड बट नॉट एन एसेंशियल। इसीलिए गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कंट्रोल्स हैं गैप्स में, जो कंट्रोल्स में गैप्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, इवैल्यूएट इंप्लीमेंटेड कंट्रोल एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स। चलिए दोस्तों चैप्टर 2 भी खत्म हुआ, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, की कंपोनेंट्स ऑफ अ गवर्नेंस सिस्टम। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने बिल्कुल जो है आपके मॉड्यूल 2 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो आपको कहीं बुक खोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारे एमसीक्यूज यहीं पर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड डाटा। तो डाटा और इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या है, अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एंड डाटा, यानी जो एंटायर ईजीआईटी इंप्लीमेंटेशन फोकस करता है दोस्तों, वो इंफॉर्मेशन और डाटा पर करता है। पॉलिसीज डिफाइंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा कल्चर बिहेवियर पर होती हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन ये सब स्टोर कम्युनिकेशन माध्यम के लिए होती हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड डाटा इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसीज। तो देखिए दोस्तों, पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज एक वो व्हीकल है जो कम्युनिकेट करता है द इंटेंट ऑफ मैनेजमेंट। नोट कर लीजिए दोस्तों, पॉलिसीज आर द व्हीकल टू कम्युनिकेट इंटेंट ऑफ मैनेजमेंट, हैंस मस्ट बी क्लियर एंड इजी टू इंप्लीमेंट दैट विल मेक देम इफेक्टिव। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी, नॉन इंट्रूसिव एंड लॉजिकल।
This is the most important characteristics of policies. Question number 3. Primary function of a process is to. Primary function process का क्या होता है दोस्तों? The primary function of process is to process received inputs and generate outputs. क्या करने के लिए? To achieve process goals. तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है A. Act on input and generate output. Question number 4. Effective organizational structure focus. तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या फोकस करता है दोस्तों? इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन राइट लेवल ऑफ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दोस्तों डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये आपको फोकस करता है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन तो स्ट्रक्चर को. तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी. डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज. क्वेश्चन नंबर 5. प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आईटी इनिशिएटिव विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी बेस्ड ऑन. तो दोस्तों किस पर बेस होती हैं हम सभी पढ़ भी चुके हैं. इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी. एक्सपेक्टेड बेनिफिट रियलाइजेशन. दोस्तों जब भी हम आईटी इनिशिएट करते हैं एक तो हमें बिजनेस के साथ अपनी आईटी स्ट्रेटेजीज को अलाइन करना होता है, बिजनेस गोल्स के साथ हमें जोड़ना होता है. एक तो ये कीवर्ड याद रखना है. दूसरा आपको याद रखना है फोकस कहाँ रहता है? फोकस रहता है एक्सपेक्टेड बेनिफिट रियलाइजेशन पर. तो आपको कई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे. तो अगर आपको जो है ये बड़ा ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है आईटी और बिजनेस गोल्स स्ट्रेटेजीज ब्रॉडर लेवल पे, और एक्सपेक्टेड बेनिफिट रियलाइजेशन ये भी आपका की जो है वर्ड रहेगा आईटी के जब भी आंसर आप कर रहे हैं. तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी. बी इज द करेक्ट आंसर. क्यों? ऑल्दो द आईटी स्टीयरिंग कमेटी कंसीडर करती है ऑल द इनपुट्स, द प्राइमरी कंसीडरेशन क्या रहता है लेकिन उसका भी एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 6. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी स्टीयरिंग कमेटी. तो आईटी स्टीयरिंग कमेटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है दोस्तों? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अपॉइंटिंग द आईटी स्टीयरिंग कमेटी इज टू एंश्योर दैट IT initiatives are in line with the business objective. अभी दोस्तों मैंने यही बात बताई थी आपको. क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ए. तो दोनों चीज यहां पर आपको डिस्कस हो गई. सबसे पहले अलाइनमेंट यानी ए, और दूसरा क्या होगा? अलाइन आईटी इनिशिएटिव विद बिजनेस गोल्स जो ब्रॉडर लेवल पे होंगे, और साथ में बेनिफिट यानी ए एंड बी. यही खेल चलेगा बस, और दोस्तों और दूसरा कोई तीसरा खेल नहीं चलेगा. क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों. Which of the following is the best control for building requisite skills and competency within the organization? इसका जो आंसर है दोस्तों वो है सी. कंडक्टिंग स्किल एनहांसिंग ट्रेनिंग. तो दोस्तों कंडक्टिंग स्किल एनहांसिंग ट्रेनिंग. तो दोस्तों इसमें जो अब आता है इंपॉर्टेंट है कि द बेस्ट कंट्रोल फॉर बिल्डिंग रिक्विजिट स्किल एंड कंपेटेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे इंपॉर्टेंटली हमें इंश्योर करना है स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय. तो बेसिकली कंडक्टिंग स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग, सी इज द करेक्ट आंसर. आइए दोस्तों चैप्टर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया. अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने दो दो चैप्टर करके चीजें समझाई थी. आज मेरा प्रयास रहा है कि जब आप काफी बड़ी वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपना मॉड्यूल पूरी तरह से कंप्लीट कर लें. तो सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं और उनके एमसीक्यूज खत्म करने के बाद पूरा मॉड्यूल हमारा खत्म हो जाता है. तो हमें 2 या 3 वीडियो को रेफर नहीं करना होगा. तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा होने वाला है, तो ध्यान से बैठे रहिए और चीजों को समझते रहिए, बहुत ही आनंद आएगा. तो आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे दोस्तों. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आईटी रिसोर्सेज? बेस्ट अप्रोच, मार्क बेस्ट अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो बेस्ट अप्रोच कौन सी है दोस्तों? तो बेस्ट अप्रोच है हमारी बी. मॉनिटर लीड इंडिकेटर्स विद इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मॉनिटर लीड इंडिकेटर्स विद इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस. लीड इंडिकेटर्स आर प्रोएक्टिव अप्रोच होती है दोस्तों. प्रोएक्टिव अप्रोच ही हमें इंपॉर्टेंटली फॉलो करनी होती है. और ये क्यों होती है दोस्तों? ये एंश्योर करने के लिए होती है कि जो परफॉर्मेंस है shall be as expected and hence are defined using industry best practices. ठीक है दोस्तों. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूजिंग बैलेंस स्कोर कार्ड इज मोस्ट यूजफुल सिंस इट इज प्राइमरली फोकस. मार्क कीजिए यहां पर भी मोस्ट यूजफुल. तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी. कस्टमर पर्सपेक्टिव. कस्टमर के पर्सपेक्टिव पर ही
मोस्ट यूजफुल जो है बैलेंस स्कोर कार्ड मेंटेन होता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है, क्यों? क्योंकि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है BSC फोकस करता है किस पर? फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव पर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ लीड इंडिकेटर? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, नंबर ऑफ गैप्स विद रेस्पेक्ट टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लीड इंडिकेटर्स का, कि जो नंबर ऑफ गैप्स हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो लीड इंडिकेटर्स आर प्रोएक्टिव इन नेचर होते हैं दोस्तों, एंड हेल्प करते हैं मैनेजमेंट इन प्लानिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप with respect to industry standard is the beginning of process of implementing best process. तो अदर इंडिकेटर्स आर रिजल्ट ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, लेकिन आप देखेंगे इसको कि नंबर ऑफ गैप्स विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री ये हमारा प्रोएक्टिव नेचर का है, और इसीलिए जो आंसर है हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेस लाइनिंग IT रिसोर्स परफॉर्मेंस विद बिजनेस प्रोसेस ओनर इज टू। तो आंसर है दोस्तों डी। डी आंसर है दोस्तों, बेंचमार्क एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। In order to plan resource performance of resource must be determined and compare with the business expectation from IT. क्यों? क्योंकि this will help management in implementing performance measure against the expected performance. मार्क लीजिए दोस्तों, against the expected performance. तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्ड IT ह्यूमन रिसोर्सेज? ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्ड IT ह्यूमन रिसोर्सेज। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए। इट इंक्लूड्स पर्सनल डेवलपमेंट प्लान इन जॉब डिस्क्रिप्शन। जब आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, उनके डेवलपमेंट के पर्सनल प्लान्स को, डेवलपमेंट्स को प्लान में डालेंगे, तो आपका डेफिनेटली जो है ऑप्टिमाइज करेगी परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्ड IT ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए। मोटिवेशन हेल्प ह्यूमन रिसोर्स इन परफॉर्मिंग बेटर। कैरियर प्रोग्रेशन प्लानिंग इंक्लूडिंग इन जॉब डिस्क्रिप्शन अलोंग विद परफॉर्मेंस नॉर्म्स या रैंकिंग शैल हेल्प इन मोटिवेटिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। ये साइकोलॉजिकल भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। IT रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्लान शुड प्राइमरली फोकस ऑन। तो सही आंसर है दोस्तों बी, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी। क्यों? क्योंकि दोस्तों रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन प्लान प्राइमरी फोकस करता है अवेलेबिलिटी ऑफ राइट रिसोर्स एट द राइट टाइम। तो इंपॉर्टेंट है हमारा एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स मैट्रिक्स फॉर इंफॉर्मेशन एसेट इज टू। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है सी। डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू अचीव प्रोसेस गोल्स। तो दोस्तों कौन सी एसेट? IT एसेट। अगर यहाँ वर्ड IT भी आता है तो भी आपका यह आंसर है। तो डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन ऑफ एन IT एसेट टू अचीव दी प्रोसेस गोल्स। तो क्योंकि पूछा क्या है? इंफॉर्मेशन एसेट, तो वही IT एसेट्स हो गई दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ IT रिसोर्स विद इन एन एंटरप्राइजेस? आंसर है दोस्तों इसका ए। टू इंक्रीज लाइकलीहुड्स ऑफ बेनिफिट रियलाइजेशन। क्यों दोस्तों? IT रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन विद इन एन एंटरप्राइजेस मस्ट प्राइमरली फोकस ऑन इंक्रीजिंग बेनिफिट रियलाइजेशन। कहां से? फ्रॉम IT सो एज टू डिलीवर वैल्यू टू द बिजनेस। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाइल मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ IT रिसोर्स प्राइमरी फोकस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इज टू एंश्योर दैट। क्या क्या करेगा दोस्तों? डी, रिसोर्सेज आर अलोकेटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। देख रहे होंगे आप दोस्तों, घुमा फिराकर वही जवाब सवाल जो है करे जा रहे हैं, किए हुए हैं, कि जो है बेनिफिट एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन के बेस पर, या अलाइनमेंट के बेस पर, या इवेल्युएट डायरेक्ट मॉनिटर के बेस पर। तो आप देखेंगे तो ये 4-5 चीजें घुमा फिराकर चीजें वहीं पर आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Organization considering deploying application using cloud computing service provided by third party service provider, the main advantage of this arrangement is that it will। तो दोस्तों इसका सही आंसर है it will help in optimizing resource utilization। optimum utilization of resources को बोलते हैं हम optimum utilization of resources, OUR। optimum utilization of resources important है। आ जाते हैं दोस्तों आज के इस मॉड्यूल 2 के लास्ट चैप्टर पर,
जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 5, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये वाकई, आप मेरी बात ध्यान रखना कि मॉड्यूल 2 अपने आप में मार्क्स गेनिंग जो है चैप्टर है, कम से कम 20 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप ध्यान से तैयारी कीजिएगा दोस्तों। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट पर आ जाते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट टू हैव अ डिजास्टर रिकवरी प्लान। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, मार्क प्लीज, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है बैकअप ऑफ कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स। ऑफ द चॉइस अगर हम बात करें दोस्तों, अ बैकअप ऑफ कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन अ सक्सेसफुल रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following best describe difference between DRP and BCP? DRP stand for disaster recovery plan and BCP stand for business continuity plan। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, it define all needed action to restore normal operation after an unplanned incident। एक अनप्लान्ड इंसिडेंट के बाद हम कितनी जल्दी रिकवर कर पाते हैं वो एक इंपॉर्टेंट है डीआरपी। जबकि बीसीपी ओनली डील विद द क्रिटिकल ऑपरेशन नीडेड टू कंटिन्यू वर्किंग आफ्टर एन अनप्लान्ड इंसिडेंट। तो दोस्तों ये क्वाइट क्लियर है, ये इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बीसीपी प्रोग्राम डेवलपमेंट एफर्ट इज जनरली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द, दोस्तों हम सभी जानते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ प्लानिंग। अर्ली स्टेज ऑफ प्लानिंग में नहीं करेंगे तो कब करेंगे दोस्तों? ये तो हम जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी अर्ली स्टेज ऑफ बीसीपी में इनकर करती है मोस्ट सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट एफर्ट्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हॉट साइड बैकअप अल्टरनेट इज। तो देखिए दोस्तों, हॉट साइड बैकअप का अगर मैं बता दूं आपको, तो हॉट साइड बैकअप काफी एक्सपेंसिव होता है और ये लंबे समय के लिए नहीं होता है। तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो है डी, दैट हॉट साइड कैन बी मेड रेडी फॉर ऑपरेशन विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। मार्क कर लीजिए दोस्तों, हॉट साइड्स में शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम और एक्सपेंसिव, दो चीजों को आपको याद रखना है। एक्सपेंसिव, तो ये एक्सपेंसिव होता है और शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए होता है। तो अगर मैं बात करूं तो हॉट साइड कैन बी मेड रेडी फॉर ऑपरेशंस नॉर्मली विद इन एन आवर। हाउएवर द यूज ऑफ हॉट साइड इज एक्सपेंसिव, should not be considered as a long term solution। दोस्तों लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए सुटेबल नहीं है ऑप्शन, and does require that equipment and system software be compatible with the primary installation being backed up। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। Question number 5, all of the following are security controls concern associated with the disaster recovery procedure except। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, inability to resolve system deadlock। तो दोस्तों inability to resolve the system deadlock ये कंट्रोल कंसर्न है इन डिजाइनिंग ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नोट डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस। तो डीबीएफएस का पार्ट है, डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, एज अपडेट टू एन ऑनलाइन ऑर्डर एंट्री सिस्टम आर प्रोसेस, द अपडेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ ट्रांजैक्शन टेप and a hard copy transaction log at the end of the day, the order entry file are being backed up onto tape. During the back procedure, the disk drive mail function and order entry were lost, which all the following are necessary to restore these files। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी है। ये क्या है दोस्तों, इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है प्रीवियस डे बैकअप फाइल एंड करंट ट्रांजैक्शन टेप। जब ऑल टुगेदर ही हो गया तो हमें फुल बैकअप की आवश्यकता होगी। तो प्रीवियस डे बैकअप विल बी द मोस्ट करंट हिस्टोरिकल बैकअप ऑफ एक्टिविटी इन द सिस्टम। Current day transaction file will contain all the day activity. Therefore, the combination of these two files will enable full recovery up to the point of interaction। Question number 7, an IS auditor reviewing an organizational information system disaster recovery plan should verify that। तो दोस्तों क्या करता है? तो बी इज द करेक्ट आंसर, रेगुलरली रिव्यूड करेगा और अपडेट करेगा। क्यों करेगा ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि प्लान मस्ट बी रिव्यूड एट अप्रोप्रिएट इंटरवल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ सिस्टम एंड पर्सनल्स। सो दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर, इट शुड रेगुलरली रिव्यूड एंड अपडेटेड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफसाइट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, मार्क कीजिए दोस्तों, ऑफसाइट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी कंडीशन would cause an IS auditor the greatest concern। IS auditor के लिए सबसे greatest concern ऑफसाइट इंफॉर्मेशन फैसिलिटी में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है
कंपनी का नाम क्लियरली विजिबल होता है फैसिलिटी पर, तो ये उसके लिए ग्रेटर कंसर्न होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑफसाइट फैसिलिटी होती है शुड नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द आउटसाइड। Sign identifying the company and the content of facility should not be present. तो दोस्तों, this is to prevent intention sabotage of the offsite facility should be the destruction of the originating site from the malicious attack. तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, इसमें ऑफसाइट जो लोकेशन है दोस्तों, उस पर अगर कंपनी का नाम क्लियरली विजिबल है तो उसके लिए ग्रेटेस्ट कंसर्न है। कोई भी अटैक कर देगा, कोई भी चीजें देख लेगा, तो इसीलिए उसका नाम जो है इनविजिबल किया जाता है, विजिबल नहीं किया जाता है। यही उसका ग्रेटेस्ट कंसर्न है आईएएस ऑडिटर का। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following method of result analysis during the testing of business and provide the best assurance that the plan is workable? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है क्वांटिटेटिवली मेजरिंग द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट। तो क्वांटिटेटिवली क्यों दोस्तों? क्वांटिटेटिवली मेजरिंग द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इन्वॉल्व अ जेनेरिक स्टेटमेंट, मार्क कर लो, जेनेरिक स्टेटमेंट measuring all the activities performed during business continuity plan which give the best assurance of an effective plan. Although choice और बी भी क्वांटिटेटिव है, बट दे रिलेट टू स्पेसिफिक एरिया। आप देखेंगे जो बी और सी हैं आपके, मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी ये भी क्वांटिटेटिव है, elapsed टाइम ये भी क्वांटिटेटिव है, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड हो गए और एनालिसिस ऑफ रिजल्ट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपका जो फर्स्ट वाला आंसर है वो है क्वांटिटेटिवली मेजरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। तो दोस्तों, आइए आज हमने मॉड्यूल 2 को बहुत अच्छे से, और मैं मात्र केवल आधे घंटे 35 मिनट के अंदर मैंने इसको जो है कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मॉड्यूल 2 आपका पूरी तरह से रेडी है। रिवीजन करिए, ओके करिए, अपने एग्जाम्स को बेहतर करिए। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मॉड्यूल 3 के साथ मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।